अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कौम ने एक बार फिर इस बात की जो है वो तस्दीक की कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये मामलात अभी भी संजीदा किस्म के मामलात जो हैं वो यहाँ पे भी हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं, और इसके नतीजे में ऐसे अनासिर जो हैं वो मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वो इनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर से रियासत जो है वो पूरी ताकत के साथ निपटेगी। इसके अलावा और भी बड़े अहम मामलात हुए। SIFC पर बात हुई और वो मैं आपको यहाँ पढ़ के भी सुना देता हूँ कि SIFC इस बात का भी इयादा किया गया कि मुल्क में माशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ज़ेर निगरानी जो है वो जारी रही, उसकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी और ऐसी सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा सकती हैं उसके खात्मे के लिए मुकम्मल मुआवनत जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ बात करें दहशतगर्दी की, तो हमने देखा तोरखम सरहद 6 सितंबर की सुबह वहाँ पर कशीदगी शुरू हुई, फायरिंग हुई। अभी भी अफ़गानिस्तान से वहाँ मुदाखलत हो रही है। उसके अलावा जो चतराल में कल वाक़या हुआ, और चतराल ऐसी एक सरहद है जिसे रिलेटिवली महफूज समझा जाता है, वहाँ से ज़्यादा नकलो हमल नहीं है, लेकिन वहाँ भी जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने उस हमले को पिसपा किया। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज और मारूफ कॉलमिस्ट और मुसन्निफ अकील यूसुफजई साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगा। एक और बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई, और मैं अगर ISPR की प्रेस रिलीज का जायजा लूं तो उसमें बड़ी अहम बातें जो हैं वो उसमें मेंशन्ड है, खुसूसन ये कि जी रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये कि अभी भी ये प्रोपेगंडा जो है किया जा रहा है, ना सिर्फ बैरूनी अनासिर उसमें शामिल हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ये फुल फ्लैज प्रोपेगंडा अभी तक हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ISPR की जो प्रेस रिलीज के मुताबिक दो किस्म की थ्रेट्स के को बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया। एक तो ये कि हमारी नजरियाती सरहदें, और दूसरा हमारे जोग्राफियाई सरहदें जो है उनका भरपूर जो है उसका जब दिफा किया जाएगा और फौज उसके लिए वहाँ वक्त तैयार है। अगर जोग्राफियाई सरहदों की बात की जाए तो उनका इशारा ऑफ कोर्स जो भी आजकल की दहशतगर्दी है जो स्पेशली हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ है, जिसकी सिलसिले की एक लास्ट कड़ी हमने कल देखी है चित्राल के इलाके चलास में, जो कि एक अनयूजुअल अटैक था, और ये उस तरफ से चीजें कुछ बढ़ना शुरू हो गई। सरहदों पर जो अटैक है ये जोग्राफियाई हमारी जो इसमें चैलेंजेस है उनका अहाता किया गया है। दूसरा नजरियाती हिसाब से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कौम है और जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसके दरमियान एक वेज क्रिएट करने की जो डोमेस्टिक लेवल पे और जो बैन अवी सतह पे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज करके करना चाह रहे हैं उसका भी मुहासबा किया गया, और इस बात का इयादा किया गया कि उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके पीछे जाएंगे। शख्सियत परस्ती जो है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, लीडर्स हैं उस वक्त जब पाकिस्तान है। तो मैं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है बेसिकली उसका एक अहम जुज है कि आप जो पब्लिक है किसी मुल्क की उसको मायूस कर दें। यूसुफजई साहब, कल जो चतराल में हुआ इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन ये जो बॉर्डर फ्रंट है अफगानिस्तान के साथ इसे रिलेटिवली सेफ समझा जाता है, नकलो हमल भी वहां से नहीं हो रही, और फिर ये जो कहा जा रहा है बार बार के अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप चूंकि बड़ा माइन्यूटली इस मामले को देख रहे हैं, कितना वजन है इसमें, और ये जो चतराल वाला मामला है कितना इसको सीरियसली आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल साहब के आपने इस हंगामाराई में इतने अहम इशू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। हम हमेशा ये गिला करते रहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की इशूज है या बलूचिस्तान की इशूज है जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की की इशूज है, इसको नजरअंदाज किया जाता है कि बड़ा मसला हो गया है जब से 15 अगस्त 2021 को तालिबान
कि अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद जिस तरीके से टीटीपी को उन लोगों ने सरपरस्ती दी, जिस तरीके से टीटीपी मेन स्ट्रीम अफगानिस्तान में बैठ कर अमेरिकन असलहे और नेटो के सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करते रहकर, आपने जान करबी साहब का वो स्टेटमेंट भी पढ़ा है जिस पर किसी ने अभी बात भी नहीं की कि उन्होंने कहा है कि असलहा हमने नहीं छोड़ा था, उनके बकौल ये वो असलहा है टीटीपी के हाथ जो लगा है या जो सहूलियात है जो उनके हाथ में है, ये वो सहूलियात है जो कि उनके बकौल अफगान फोर्सेस को हमने दे रखी थी और वही सहूलियात अब टीटीपी के हाथ में आ गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कल का दिन आदिल साहब बड़ा अलार्मिंग है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए, गुज़श्ता 48 या 40 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में 6 हमले हो गए हैं। आज शाम भी आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई को बनाने की बनो में कोशिश की गई। खुदा न खास्ता अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो फिर आप अंदाजा लगा सकते थे। बाजौड़ में एक हमला हुआ है, उसके बाद फिर आपने कल देखा भी कि बैक वक्त देखे ये वो बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जो हमारी लाइल्मी है या हमारे लाताल्लुक है वो अपनी जगह पर, मगर कल की टाइमिंग देख रहे, यूं में दफा था पूरी मुल्क में, लोग सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, और जो 65 में जो कुछ हुआ था उन लोगों को या शुहदा को सराय तहसीन पेश करा, तो उन लोगों ने 3 जगहों पर हमले किए। चतराल में 2, उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, उनको 2 जगहों पर निशाना बनाया और तकरीबन 4-5 घंटे वहां पर फायरिंग का तबादला होता रहा। ठीक है, हमारी फोर्सेस ने 12 लोग मार डाले हैं, मगर इस वक्त भी चतराल में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पर कमांडोज और बाकी जो अहम फोर्सेस है वो वहां पर लगी हुई है, मगर ऑन द सेम टाइम मुझे अकील साहब एक बात बताएं कि पिछले 2-3 सालों को अगर उठा के देख लें, ज्यादा माजी में नहीं जाते, लेकिन यहां पाकिस्तान में कुछ रियासती अनासिर भी और गैर रियासती अनासिर भी जिस तरह अफगान तालिबान को ग्लोरीफाई करते रहे और हम जैसे लोग कहते रहे कि ये तालिब या वो तालिब, गुड बैड कोई नहीं है, आइडियोलॉजी एक है, ऑपरेशनली वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के साथ शाना बशाना वो अमेरिका के खिलाफ वहां पर लड़े हैं। उस वक्त इन बातों पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि गुड और बैड तालिबान है। इस चीज ने कितना नुकसान हमें पहुंचाया है? बिल्कुल, वो आदिल, मैं वो वाली पहली बात कंप्लीट कर लूं आपकी इजाजत से कि ये बड़ी खतरनाक बात है कि तोरखम जैसे मेन स्ट्रीम लोकेशन पर अफगान हुकूमत या अफगान फोर्सेस ने वो चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की, हमारी तरफ से एहतजाज किया गया, फिर उन लोगों ने फायरिंग शुरू की और इस वक्त भी बहुत सी लाशों समेत सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है कल से कि मतलब तोरखम बॉर्डर बंद है। तो आप अंदाजा लगाए कि मतलब वो लोग जानबूझकर आपको ये बता रहे हैं कि जिसके आपके सवाल के साथ या तजदीद के साथ मैं लिंक करता हूं कि हम एक है, कि हम एक पेज पर है। पहले हम अमेरिका और अफगान हुकूमत या फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उन्होंने अफगानिस्तान की मैदान जंग को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया है। मेरे ख्याल में ये वाला जो बयानिया था या जो जिहादी माइंडसेट के लोग थे, तजियाकार थे या सियासतदान थे या पॉलिटिकल पार्टियां थी, रिलीजियस पार्टियां थी, वो भी मार कर गई, हमारे इदारे भी मार कर गए असेसमेंट में कि भाई ये लोग एक दूसरे को असेस करते रहे हैं, इनका नजरिया एक है, इनका ढांचा एक है, ये एक ही बंदे पर उसके हाथ पर बैत करते हैं और हमने खुशफहमी में रहकर या गलतफहमी में रहकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये अलग है और जब हम उनको कहेंगे तो वो टीटीपी को निकाल देगा। अब टीटीपी अफगानिस्तान के लिए तालिबान इतने थ्रेट नहीं बने थे। अब आप अगर फोर्सेस की शहादतों की बात करें, आप अगर हमलों की तादाद की बात करें, तो मेरे ख्याल में हम मार खा गए हैं असेसमेंट में, तजिया करने में। और अब भी मेरे ख्याल में इस वाली एस्टेब्लिशमेंट में, आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की, मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब बहुत क्लियर है, इसलिए कि जब उन्होंने चार्ज संभाला और पेशावर आए तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे, इनकी बारगेनिंग को कबूल नहीं किया जाएगा, ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया जाएगा और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब एक बार फिर वक्त आ गया है कि इस वाली खुशफहमी से निकला जाए। अच्छा अकील साहब, ये जिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, जिसमें आप वहां पर मौजूद थे, क्या आपको अभी कोई क्लैरिटी नजर आ रही है कि अब वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्योंकि हमने देखा कि हमारी ही रियासत ने 1.5 साल पहले जब जनरल फैज डीजीआई थे, मुज़ाकरात हुए, वो वहां पे गए और फिर लोग हजारों की तादाद में टीटीपी के वो यहां भी आए, इंक्लूडिंग फैमिलीज।
अब इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है, कोई क्लैरिटी आपको नजर आ रही है कि करना क्या है आगे? ये बहुत अहम इशू है आदिल के, जिस तरह आपने बताया भी, एक मशावरती अमल हुआ, बलूचिस्तान के अंदर हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ, GHQ के अंदर हुआ, और वो मशावरती अमल वो पाकिस्तान की आर्मी ही ने उसको कंडक्ट किया। उसमें लोगों से मुतालिका जो लोग थे उनकी राय तलब की, और उसका जो कंक्लूजन निकला वो यही था कि मुज़ाकरात का जो एक मुबहम प्रैक्टिस किया गया था उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की सरहदों को गैर महफूज बनाया, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने उस वक्त भी मुखालफत की थी और हम भी करें। उसमें ट्राइबल लीडर भी थे, उसमें साबिक गवर्नर भी थे, उस मुशावरती अमल में बहुत से साहिब बुजराए लोग थे। तो बाद में जो कंक्लूजन उसका निकला वो ये था कि TTP के साथ किसी भी लेवल पर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और बात की जाएगी अफगान तालिबान हुकूमत के साथ। देखिए, हम ये बहुत पेचीदा सूरत है आदिल के हम अफगान हुकूमत के साथ अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम हालत जंग में जाते हैं तो उससे अफगान हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की चैलेंजेस में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। मगर एक बात जिस पर मैं बहुत क्लियर हूँ वो ये है कि आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम कम अज कम दहशतगर्दी के मामले पर यकसू है। हमें इक़दाम भी नजर आ रहे हैं, हमें अपडेट्स भी नजर आ रही है, और शायद इसी का नतीजा है, क्लैरिटी भी नजर आ रही है। ठीक, इजाफा हो गया है कि उस मुजव्विज़ा या जो एक एक्सपेक्टेड ऑपरेशन है या ऑपरेशन है उससे बचने के लिए पाकिस्तानी रियासत को झुका दिया जाए। पर एक बात है, एक गिला है, वो यह कि हमें फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जानिब से इस तमाम तर मंजरनामे में वो एक मौक़िफ़ या वजाहत या पॉलिसी नजर नहीं आ रही, जो बहुत खतरनाक किस्म की बात है। खामोश तमाशाई का किरदार अदा करिए। ठीक है, चलें, ठीक है। अकील यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुई ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जहां एक तबका यह शिकायत करता नजर आता है कि मखसूस लोगों के केसेस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं, वहीं दूसरी जानिब ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 56,000 से ज्यादा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक माह के दौरान 1580 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का इजाफा हुआ। 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद बढ़कर तकरीबन 55,000 जो है वो पहले थी, अब 56,500 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा सिविल पिटीशंस की तादाद 30,000, सिविल अपीलें 9,000, फौजदारी दरख्वास्तें 9,000, जबकि ज़ेर इल्तिवा नजरसानी दरख्वास्तों की तादाद तकरीबन 1,600 है। इनमें हर तरह के मुकदमात शामिल है। लाखों अवाम इंसाफ के मुंतजिर हैं। इन हालात में अदलिया से मुतालिक एक और खबर भी सामने आई है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से ज्यादा बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी है। ये कर्जे बिला सूद होंगे। जजेस 12 साल तक की मुद्दत में बगैर 1 रुपए मुनाफा अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को 3 साल की 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया गया, जो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए एवरेज बनती है। निगरान पंजाब हुकूमत आला और मातहत अदलिया को बिजली यूटिलिटी अलाउंस की मद में भी तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। ऐसे हालात में जहां मुल्क भर के अवाम महंगाई से परेशान है, बिजली की कीमत आसमान को छू रही है, पेट्रोल, डीजल, चीनी, आटा गरीबों के पहुंच से दूर होता जा रहा है, वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें कर रही है। कौमी खजाने में अवाम की मदद के लिए पैसा नहीं है। इन हालात में इस तरह बिला सूद कर्जों की फरामी एक यकीनन सवालिया निशान है। मुल्क में शरह सूद इस वक्त 25% है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज और कारोबार बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी खजाने से किसी भी बगैर मुनाफा कर्ज देने पर किसी को भी एक बड़ा सवालिया निशान जरूर है। अब बात करेंगे अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI के मुकदमात की। मुख्तलिफ अदालतों में उनकी समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से रोकने और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त छुट्टियां खत्म होने पर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है। इसी तरह अदालत ने चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी है। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 12 सितंबर को होगी। पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि चेयरमैन PTI को अटक जेल में जो मसाइल थे वो दूर कर दिए गए हैं। खाना भी उनकी मर्जी से दिया जा रहा है। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जा रहा है। 5 डॉक्टर्स भी तैनात किए गए हैं।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर, SP फारूक बुटर और SHO नासिर मंजूर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत तवील हिरासत से मुतालिक केस में तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल मारूफ लॉयर हैं जनाब इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपसे। तो यूजुअली हम बात करते हैं साइफर इशू की और तोशा खाना की और मुख्तलिफ आपका लीगल ओपिनियन जो हम लेते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की, उनकी तादाद तकरीबन 55,000 हो गई है। फिर ऐसे में हम देखते हैं कि ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं 100 मोटिव भी ले लिया जाता है, लेकिन ऑलरेडी जो उनकी शेल्फ पे, उनकी टेबल पे जो मुकदमात पड़े होते हैं, जिसमें आम लोगों के मुकदमात होते हैं, किसी की जायदादें छीन ली गई होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमात होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। तो ये जो फिगर्स हैं, इसके लिए क्या जुडिशरी को सर जोड़कर नहीं बैठना चाहिए कि यार कम से कम जो असल काम है जुडिशरी का, आप ठीक है सियासी मुकदमात भी सुने, आईनी मुकदमात भी सुने, लेकिन जो असल काम है जुडिशरी का वो तो मुतासिर ना हो इससे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये ज़्यादा जब इसको एक्टिवेट किया गया तो पहली दफ़ा ये एक्टिवेट की गई जस्टिस अफजलुल्लाह के टाइम पे, जब वो चीफ जस्टिस बने। जस्टिस अफजलुल्लाह जो है वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। पहले 2 साल उन्होंने पूरी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट से बैकलॉग ख़त्म किया, और जब बैकलॉग उन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर तीसरे साल में उन्होंने टेकअप किए ये वाले मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट कम्प्लेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं उनके दौरानिए में और उनके चंद उनसे पहले चीफ जस्टिस जो आए उनके दौरानिए में, जिसमें कि साकिब निसार भी मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त है, जिनका नाम लेना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को इतना नहीं देखा गया, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हो गई। कहते हैं उसको भी PIL ही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि नैब के कवानीन को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 54 हेयरिंग्स जो है उस पर हुई हैं, जो कि मैं समझता हूँ 2 से 3 हेयरिंग में ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आप किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि उसमें क्या चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यहाँ पे 54 हेयरिंग में एक एफर्ट होता रहा कि किस तरह से हम इस लॉ में कोई ना कोई नुक्स निकालें ताकि हम इसको किसी तरह से ख़त्म करें। तो ये जो पॉलिटिकल ओवरटोन्स वाले केसेस हैं, जब यहाँ पे आप इतना वक्त लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका बैकलॉग जो है बढ़ेगा और उसमें जो आम लिटिगेंट है वो सफ़र करेगा। और पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है पिछले चंद सालों से। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नए चीफ जस्टिस जब आएंगे तो वो कम से कम इस तरह के जो मैटर्स हैं, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट को एक सियासी अखाड़ा बना दिया जाता है और जहाँ पर के सिर्फ एकेडमिक क्वेश्चंस डिसाइड किए जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखा जाता है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, उनमें वक्त ज़ाया सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे, ये एक तब्दीली जो है मैं समझता हूँ कि वो आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे बड़ी तवक्को है कि वो तब्दीली आएगी, क्योंकि ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं। सर, आखिर में एक बड़ा अहम मामला कि पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट ने तकरीबन 360 मिलियन के फंड्स अप्रूव किए हैं लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 11 जज साहबान को बिला सूद कर्जा देने के लिए, यानी और ये सब्सिडाइज कर्जा भी आप इसे कह सकते हैं। कैसे वक्त में जब 25% इंटरेस्ट रेट की वजह से, ना देने की वजह से इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस हमारे बंद हो रहे हैं, आप 200 यूनिट के गरीब मजदूर को, हमारे कैमरामैन को और रिपोर्टर को और मतलब जो सैलरीड क्लास है उनको सब्सिडी बिजली की बिलों पे नहीं दे सकते। ये कैसा मैसेज जाएगा? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा और पंजाब हुकूमत का इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अदलिया का मजीद नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा नज़रों में है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से जज साहिबान ने अपनी मुराद जो हैं वो बढ़ाई हैं ओवर द ईयर्स, और जो जो फैसिलिटीज़ उन्होंने अपने आप को खुद ही दी हैं, और जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये नहीं इनके रजिस्ट्रार जाते सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस हैं। और
पंजाब हुकूमत को भी अपने इस तरह के इकदाम से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनके तो रोज केसेस लगते हैं हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स को खुद भी इनकार करना चाहिए इस तरह की चीज से। तो अगर उन्होंने इस तरह के ये जो कर्जे लिए उस वक्त में जबकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, वहां पे जजेस की तो तनख्वाहें भी कम होनी चाहिए, पेंशन्स भी कम होनी चाहिए, लेकिन वहां पे उनको मजीद मराहत देते चले जा रहे हैं। तो इस चीज से कोई अच्छा इंप्रेशन जो है ना तो वो कोर्ट के बारे में जाएगा ना पंजाब हुकूमत के बारे में जाएगा। ठीक, इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच। साजिन, इरफान कादिर साहब का ओपिनियन हमेशा बड़ा ब्लंट होता है, लेकिन आज भी बड़ा वो खुल के बोले। तो वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मिलूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तफसीली गुफ्तगू हुई चेयरमैन पीटीआई के मामलात पर भी। इस वक्त उनके वकील नईम पंजोथा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो बुशरा बीबी भी आज पेश हुई, 3-4 केसेस, साइफर केस की भी समाअत हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें हुई हैं। बुशरा बीबी को जो जमानत मिली है, ये जो तोशाखाना केस है, ईसीपी ने डिस्क्वालीफाई किया चेयरमैन पीटीआई को। फिर एक अलग से एफआईआर है कि जाली रसीदें पेश की गई, नैब में अलग से इंक्वायरी हो रही है। ये तीनों इंक्वायरियां जो है मुख्तलिफ उस पर हुई हैं या फोकस उसका सिर्फ एक ही है? और क्या 3 इंक्वायरियां हो सकती हैं एक मामले की? देखें, ये बेसिकली प्रोसीडिंग्स चलाई गई 3। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक उन्होंने डीसीड किया मियाँ वाली से, और साथ कंप्लेंट का कहा कि क्रिमिनल केस जी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाए। अच्छा, ये कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली एडिशनल सेशन जज साहब के पास, वो आपको सारा प्रोसेस पता है कि क्या हुआ। उसके अंदर खान साहब को सज़ा हुई, सज़ा जो है वो मुअत्तल हो गई, कन्विक्शन बाकी है। इसके साथ साथ ये आज नहीं, ये पहले से, ये काफ़ी टाइम से खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर ही, ये एक नैब के अंदर एक केस जो है वो स्टार्ट किया गया तोशाखाना वाला, जिसमें नोटिस भिजवाया गया और खान साहब आकर इधर उन्होंने तमाम जवाबात दिए। पहले तो हमने वैसे भिजवाए, जो उन्होंने हमें रिटर्न दिया उसके ऊपर भी भिजवाए। एक ही जवाब लेने के लिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते थे। 5-5 घंटे खान साहब ने आके यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो ज्वाइन की। इंक्वायरी ज्वाइन जब की, घर पहुँचते हैं तो वही दोबारा क्वेश्चन भिजवा दिए जाते हैं कि आप फिर आके इन चीज़ों का जवाब दें। वो चीज़ें जो उस केस से रेलिवेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जी, आप घर की डिटेल ले आए जी, आप जमान पार्क की डिटेल ले आए, या फलानी चीज़ की डिटेल ले आए जी, आपने अलॉटमेंट कैसे करवाए जी, आप ये बताएं कि ये जो, लेकिन उन्होंने एसेट्स तो देखने हैं ना। वो देखें, केस आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक जगह पर चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तोशाखाना से कानूनी तौर पर जो गिफ्ट नहीं लिए, उनकी असेसमेंट गलत लगा, वो तो ईसीपी ने चला लिया ना, तो फिर उधर चल गया। अब उसके ऊपर ही एक एफआईआर दर्ज कर देना, एक नैब के अंदर केस चला देना, तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है और पाकिस्तान का जो आइन है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। तो हमेशा एक जुर्म की एग्जैक्टली इसी चीज को बुनियाद बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, आइन का आर्टिकल 10A, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर CM फाइल की है, वहाँ पर हमने पटिशन ये फाइल की है, लेकिन उसकी समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा। हमेशा ये एतराज़ उठाया जाता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें रोज़ाना फिक्स हो रही हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के ऊपर खान साहब ने वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया, उसके बावजूद वहाँ पर भी दरखास्तें फिक्स हो रही हैं। हाँ, लेट हो रही हैं, कुछ जल्दी हो रही हैं, वो आप सबके सामने है कि 25 दिन के बाद खान साहब को उस केस के अंदर सज़ा उनकी सस्पेंड की गई, लेकिन फिक्स तो वहाँ भी हो रही हैं। फिर आप ये तो ना कहना कि ये पीटीआई को स्पेशल किया जा रहा है। अदालतों का काम है पटिशन फिक्स करना। वैसे जिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उन्होंने एतराज़ किया और मीडिया ट्रायल उनका बाकायदा हुआ, उन्होंने तो उनको रिलीफ दिया, उनके हक में फैसला आया, सज़ा तो उन्होंने ही मुअत्तल। मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि कोई भी जज है उसने कानून आइन सारा देखना है जी। 426 के तहत हमने सस्पेंशन फाइल की। सस्पेंशन क्योंकि 3 साल शॉर्ट सेंटेंस थी, उन्होंने देखा कि वाकई फैसले के अंदर भी इस तरह से गलतियां उजलत में दिया गया और कानूनी पहलुओं को नहीं देखा गया। पूरी कौम देख रही है और वो फैसला उन्होंने दिया, कानून के मुताबिक दिया, ज़बरदस्त फैसला दिया जो कि कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए था, और वही हुआ। दूसरे नंबर पर इसको कह देना कि रिलीफ मिल गया है, रिलीफ नहीं है। रिलीफ आप देखें कि एक
गैर कानूनी गैर आईनी फैसले के अंदर वो जेल के अंदर हैं। साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी 15 दिन पहले डाल दी गई। 30 तारीख को हमें पता चलता है कि ये उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। रिमांड के एक प्रोसेस है कि फिजिकल अपेयरेंस होनी चाहिए। खान साहब से मैंने 3 दफ़ा पूछा है, खान साहब ने तीनों दफ़ा कहा है कि मुझे कोई किसी तरह से पता नहीं है कि कब रिमांड के लिए इन्होंने बात चलाई या अरेस्ट डाली, मुझे किसी ने नहीं। कानून के अंदर वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 10(1) वो ये कहता है कि आपने अगर किसी बंदे को अरेस्ट रखा है, किया है, आपने उसको लाजमी बताना है कि आप इस केस में हैं। खान साहब को नहीं पता कि मैं किस केस में हूँ। फिर 24 घंटों के अंदर अंदर जो आइन का आर्टिकल 10(2) है वो कहता है कि आपने मुतलका कोर्ट में पेश करना है, नहीं पेश किया गया। एक ऐसी अदालत वहाँ पर सीक्रेट वो ऑफिशियल एक्ट के तहत जो है वो बनाई गई और फिर वो वहाँ पर ट्रांसफ़र की गई, जिसकी कोई कानूनी तौर पर जवाज़ ही नहीं है। उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। मसला ये है कि यहाँ पर कोर्ट जो हैं उनका केस नहीं है। केस ये है कि साइफर बाहर से आया, ठीक है जी, और वो उसको डी क्लासीफाइड किया। डी क्लासीफाइड के बाद का मामला है और ये बात FIA ने भी एडमिट की है कि ओरिजिनल साइफर इस वक्त FIA के पास है, सॉरी अदर फॉरेन ऑफिस के पास। नहीं, वो तो 4 कॉपियां थी ना जी, 4 नहीं, ओरिजिनल 3 मौजूद है, एक नहीं है। नहीं, ओरिजिनल उधर पड़ा है जी, उसकी आगे डी क्लासीफाइड करके 4 कॉपियां थी। ओरिजिनल उधर पड़ा है तो जो कॉपियां हैं उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। PTI से गुम तो हुआ है ना साइफर, या है नहीं उनके पास? ये जो साइफर का मामला सारा बनाया जाता है कि खान साहब ने उसके ऊपर वाज़ेह अपनी स्टेटमेंट दी है FIA के अंदर आके। खान साहब ने ये कहा है कि PM ऑफिस जो होता है उसके अंदर सेक्रेटरी है, उसके अंदर सारा अमला है, वो कस्टोडियन है, ना कि PM है कि उसने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स फाइलें उठानी है शाम को, 10 फाइलों 1000 फाइलों, उसका वो तो नहीं कर सकता। साहब वो जलसे में लड़ा रहे हैं कि ये देखें, ये तो वो तो उनके पास था। देखें जो जलसे में कोर्ट ये सारी जलसे में जो सामने उन्होंने पेपर किया, क्या वो पेपर के अंदर वो कोड्स थे? क्या पेपर के अंदर खुलासा था? उस वक्त चेयरमैन PTI अपनी स्पीच हो सकता है वो इसका मतलब वो गलत बयानी कर रहे थे कि ये साइफर नहीं। देखें बात ये है, इस वक्त जो आपका मुकदमा है ना वो ये है कि आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी 2 मुल्कों के दरमियान उसको लीक किया है, उसको खान साहब ने नहीं किया। वहाँ से एक धमकी मिली, वो धमकी को अवाम को बताना आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर है कि अगर कोई आपके मुल्क में मुदाखलत करता है या आपके मुल्क के हवाले से कोई इस तरह की प्लानिंग साजिश या कोई आती है तो आप कौम को बताएं। एज ए PM उनके पास लीगली तौर पर डी क्लासीफाइड शक्ल में गया। उन्होंने उधर बैठ के कोई ये नहीं कहा कि ये लिखा, उन्होंने सिंपली कहा कि बाहर से आई है कि इसकी चलती फिरती हुकूमत को गिरा दो, और वो किसको आई है वो आप सबको पता है। अच्छा, ये साइफर वाले मामले में एक मुबैना ऑडियो जो आई थी, लीक जो आई थी, जिसमें वो कहा जा रहा है, चेयरमैन PTI कह रहे हैं इस पर हमने खेलना है, ये चीज़ें इसकी भी फोरेंसिक्स वगैरह होंगी, ये सारा मामला होगा? कौन सी ऑडियो आई थी, किस पे? एक ऑडियो आई थी जिसमें शाह महमूद थे, असद उमर थे, श्री मज़ारी थी, जिसमें एक मुबैना गुफ्तगू है उनकी कि यार इस तरह से ये साइफर आया है, इस पर हमने खेलना है। आजम खान साहब भी उसमें, उनकी भी आवाज़ शामिल थी। मैं ना इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर खान साहब से पूछा जी कि इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। देखें क्योंकि केस उनके हवाले से हमारा काम है लीगली तौर पर डिफेंड करना, लीगली तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। अच्छा। ओपन ट्रायल होना चाहिए, सहाफ़ियों की हर चीज़ की एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया का टॉक का मामला यहाँ पर बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ इसके अंदर सीक्रेट हम शेयर करें? हम कह रहे हैं मुदाखलत हुई है या नहीं हुई। दूसरे नंबर पर खान साहब ने ये वाज़ेह अपना जवाब जो दिया है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा गया बाकायदा तौर पर कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, अगर मुदाखलत आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उसके अंदर इन्वॉल्व। मुझे बताएं कि आपकी लास्ट ट्यूसडे चेयरमैन PTI से आखिरी मुलाकात हुई, उनका वज़न सुना है कम हुआ है, और मतलब कैसी वो फील कैसा कर रहे हैं और क्या मामला हैं, ज़रा बताइएगा। मैं बात यह है कि कोई भी कैदी है, मैं हर कैदी की बात करता हूँ जी, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, किसी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं करना चाहिए। उनके साथ हो रहा है? उनके साथ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि ऊपर कैमरे लगाए गए हैं जहाँ पर नहाने वाली जगह है। वो कैसे हो रहा है कि उनका छत जो है वो ऊपर से उसके जो है वो सुराख हैं और सामने भी कोई कवर नहीं है, बारिश होती है और वो सारा उनका जो बिस्तर है और वो सारा वो हो जाता है। ये खान साहब ने खुद नहीं बात की, उनकी वाइफ मिली हैं ये मंगल को, उन्होंने उनसे पूछा कि आपके आंखों पर स्वेलिंग क्यों है, तो उन्होंने कहा छोड़ो इस बात को। नहीं, उन्होंने कहा आप लगता है जागते रहें। उन्होंने कहा हाँ मुझे वो नींद नहीं आई। तो उन्होंने कहा क्या वजह है, तो उन्होंने फिर ये सारी उनको बताया। देखें
क्या ये कानून के अंदर किसी जगह पर जायज है? वजन कितना साबका कम प्राइम मिनिस्टर अच्छा, हो ये जो या है एक आम आदमी हो, देसी घी उसको में अजियत मटन और देना। मुर्गियां भी दी जा रही हैं, 5 उनके डॉक्टर्स हैं, ये नहीं है दुरुस्त है? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो खान साहब को अटक जेल में रखा गया है वो पहले तो कानूनी तौर पर रखा ही नहीं गया। उसकी रीजन क्या है? खान साहब को गिरफ्तार किया गया है तोशाखाना केस के अंदर, उन्हें सजा हुई, उन्हें ले जाना था अटक जेल में जो कि ऑर्डर के अंदर है, अडयाला, सॉरी अडयाला जेल जी। अब अडयाला जेल ले जाने की जगह पे एक नोटिफिकेशन किया गया सरकार की तरफ से, फौरन उन्हें अटक जेल सिक्योरिटी पर्पस का बहाना, हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पर बेहतर है, डॉक्टर भी हैं, एक लाख पंजाब की सवाबदीद है, आईजी पंजाब ने किया था ना ये नोटिफिकेशन। वो सवाबदीद इसीलिए हुई है ना क्योंकि पहले एक ऑर्डर के जरिए उन्हें जो है गिरफ्तार करने के लिए एक ऑर्डर किया गया, फिर यहाँ से बगैर वारंट लिए, बगैर इस्लामाबाद की पुलिस की प्रोसेस फॉलो किए कि एक पूरा प्रोसेस फॉलो होना था, यहाँ पर होम डिपार्टमेंट को लिखना था, वो मुतलका थाने को कहते, वहां से पुलिस जाती। आपकी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, और खान साहब क्योंकि कन्विक्शन जिस केस के अंदर हुई थी उसमें अटक जेल में नोटिफिकेशन किया गया जो कि अडयाला जेल में वो उन्हें ऑर्डर के मुताबिक रखना था। अब उसके बाद जब गिरफ्तारी नए केस में डाल दी गई तो कोई नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा, अब किस कानून के तहत, किस नोटिफिकेशन के तहत वहां पर रखा गया, ये बात हाई कोर्ट में पूछी गई है और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि किस नोटिफिकेशन के तहत रखा गया। अच्छा, एक और भी सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरख्वास्त शायद आज लगी और उस पर समाअत भी हुई है कि कितने मुकदमात हैं, जरा सामने लेके आए कि रिकॉर्ड पे ये मामला आ जाए, तो उसका फैसला कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर कोई हुक्म आ सकता है? देखिए बात यह है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू किया हुआ इस हवाले से, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल की हुई है। बेसिकली ये है कि मैं पहले भी गुजारिश किया है कि फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है वो नहीं होनी चाहिए और हर शहरी का हक है, बेशक साबका वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़ीर आला हो या कोई भी हो। हमने दरख्वास्त ये की थी कि कानून के मुताबिक डील होना चाहिए। इस वक्त उनके ऊपर पोलिटिकल जो है वो स्नैरियो के अंदर ये सारी FIRs और केसेस बनाए गए हैं। 40 से ज़्यादा जो FIRs हैं उनमें खान साहब की बेल कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको देख के बताऊंगा, वो कंफर्म इसी बुनियाद के ऊपर हो चुकी है कि कोई शवायद, कोई एविडेंस, कोई चीज़ नहीं मिली। तो जब केसेस ऐसे हैं तो क्यों ऐसे केस में गिरफ्तारी किसी की भी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके की जाए? ठीक, उनको जिस केस में रखा गया है या जैसे उनका नोटिफिकेशन फैसिलिटीज़ के हवाले से किया गया, मैंने दरख्वास्त दी, कल वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी होगी, जेल के सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज वाला ऑप्शन ही नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि वहाँ पर हमने बेटर फैसिलिटीज दे दी हैं, 2 ही ऑप्शन है, एक आम है और एक बेटर फैसिलिटीज, और हमने वो दे दी हैं। जब सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, अकोमोडेशन ही नहीं है, तो फिर वो रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं? सेम अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से भी यही रिपोर्ट दी गई। आखिर में सियासत पर उनसे कोई बात हुई? पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इलेक्शंस के बारे में क्या सोच रहे हैं? बड़ी अहम खबर आपके जरिए मैं देना चाहूँगा जी। खान साहब ने जो एक बात चल रही थी कि उनको बंदा मिलने जाता है, आज उनके घर वालों की तरफ से ये बाकायदा तौर पे इंकिशाफ आया है, यानी कि वाज़ेह बात आई है कि खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा है कि क्या आपसे कोई बंदा मिलने आता है जेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये बात चलाई जा रही है, जेल के अंदर भी चलाई जा रही है, जानबूझकर चलाई जा रही है। और उन्होंने ये भी खदशा किया कि सेम जैसे भुट्टो के साथ वो किया गया और उस वक्त ये कहा जाता था कि इनको कुछ नहीं हो सकता, सजाए मौत नहीं हो सकती, और ये सारा प्रोसेस करने के लिए वही बात रिपीट की जा रही है। खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे पूरी, जब से मैं गिरफ्तार हूँ, 1 महीने से ज़्यादा उनको टाइम हो गया, 1 महीना और 5-6-7 दिन हो गए। मैं 5 को गिरफ्तार हुए और आज 7 हो गई, यानी 1 महीना और 2 दिन हो गए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे जब से मैं कैद हूँ मुझे एक बंदा भी इस हवाले से मिलने नहीं आया, ना मैंने किसी से डील की बात की है। अच्छा, ना मैं डील करूँगा, ना मैं बाहर जाऊँगा, मुल्क मेरा है, मैंने जीना, मेरा मरना, मेरा सारा यहाँ पर है। और किसी और के जरिए भी नहीं हुई? मतलब आप लोगों के जरिए भी किसी से? ये भी आपको मैं बिल्कुल कंफर्म करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ हो, आप वकीलों में से कोई हो, क्योंकि वकील मिले हैं या वाइफ हो, या कोई और तीसरा बंदा आके मुझे मिला हो, सारी खबरें झूठी। कोई बात, कोई मैंने बात नहीं की। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से मैंने हमेशा बात की है कि पार्टी के लोग भी करें, उसके हवाले से कोई मैंने। नईम पंचोदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अहम मुल्की सियासी और बाकी मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दी थी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब को। कायरा साहब, आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई बिजनेस कम्युनिटी से, उसके बाद हमने देखा 2-3 दिनों में डॉलर की कीमत काफ़ी तकरीबन 20 से 25 रुपए का ओपन मार्केट में फ़र्क पड़ चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? ये जो सब कुछ हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जहाँ तक आर्मी चीफ की मुलाकातों का ताल्लुक है आदिल, वो तो अच्छा अमल है, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट जो बैठी है केयर टेकर, वो अच्छे समझदार लोग हैं, लेकिन उनके पीछे वो अवामी ताकत नहीं है ना, तो वो एतमाद शायद कारोबारी तबका ना कर पाता, इसलिए आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा होगा और उन्होंने मुलाकातें की हैं। नॉर्मली तो ये सियासी हुकूमतों का काम है, उन्हीं को लीड लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ उन मीटिंग्स में नहीं, उनको एतमाद दिलाया, लेकिन उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ है पूरे मुल्क में, जिसका सारे मीडिया में पूरा रिपोर्ट हुआ है कि जो इस सारी मनी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इससे नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे थे और स्पेकुलेशन के जरिए वो खराबी कर रहे थे और उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा महंगा किया हुआ था, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के बाद, क्रैकडाउन होने के बाद चीजें बहुत बेहतर हुई है। अभी और भी शायद इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर काले साहब एक भी आपसे करूं, लेकिन इस वक्त एक तासुर उभर रहा है या शायद उभारा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब मजीद गुड बुक्स में नहीं रही, कार्रवाइयां और तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। इस तासुर में वजन है? ये इस पे कई सारी स्पेकुलेटिव न्यूज़ होती है। मेरा तो इशू ये है कि ना किसी को गुड बुक्स में होना चाहिए, ना किसी को बैड बुक्स में होना चाहिए। हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर किसी पे कोई एलिगेशन, कोई इल्जाम है, तो वो उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट होना चाहिए। और ये जो गुड बुक्स वाला मामला है, इसी ने आज तक हमें यहाँ पर पहुंचाया है, ना कोई गुड बुक्स में हो, ना कोई बैड बुक्स में। सब, लेकिन तासुर यही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, खुसूसन ब्यूरोक्रेसी में। पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में गवर्नमेंट में रही है, जो उनके करीब ब्यूरोक्रेट समझे जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है आपकी नजर में? देखिए, मैं तो बार बार ये बात कहूंगा कि हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये तासुर उभरे किसी भी इदारे की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ, कि ये उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई है, किसी जमात के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, बुनियादी तौर पे अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी पे कोई एलिगेशन है, तो कानून अपना ले। कारे साहब, आप और मुस्लिम लीग नून दोनों इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं। आपके वफूद भी गए, इलेक्शन कमीशन से भी मिले, उन्होंने वादे भी किए, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया। क्या ऐलान ना होने से आपके खदशात मजीद कुछ बढ़े हैं? नहीं, मेरा ख्याल है डेट का अभी शेड्यूल नहीं है। डेट आने का भी एक वक्त होता है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियां कर रहा है, तो हल्का बंदियों का प्रोसेस खत्म होते ही उन्होंने शेड्यूल देना है। प्रायर शेड्यूल देने के अपने कई सारे मानी हैं, क्योंकि अगर आप शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं तो फिर बहुत सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं और उसका एक अपना तरीकाकार है। अभी तो इलेक्शन प्रोसेस नहीं है, अभी तो हल्का बंदियों का प्रोसेस है। जब इलेक्शन का मरहला आएगा तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी दानिस्त में मुनासिब समझेगा तो वो उसको कर लेना चाहिए। ये एड्रेस करना अगर मुमकिन हो कि वो हल्का बंदियों की डेट तो उन्होंने दे दी है कि फलां डेट तक 15 दिन उन्होंने कम किए हैं शेड्यूल में, और उसके बाद उनको डेट दे देनी चाहिए कि फलां डेट को। तो कायरा साहब, इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान का ना होना कोई ज्यादा कंसर्निंग नहीं है आपके लिए? शेड्यूल का ऐलान होना तय ही नहीं है। शेड्यूल तो तब होगा जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। अभी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं, अभी हल्का बंदियों का प्रोसेस। अच्छा कायरा साहब, ये जो SIFC वाला मामला है, आर्मी चीफ की जो बातें हुई ताजरों से, क्या सियासी जमातों को बैठकर इस पर एक बाकायदा मुआहदा नहीं कर लेना चाहिए? शहबाज शरीफ साहब पहले भी मिसाक मईशत की बात कर चुके हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन से पहले एक मिसाक हो जाए। आप बुला लें, पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, नून लीग बुलाए, कोई और बुलाए, इस पर PTI को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है यही वे फॉरवर्ड है, बाकी चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि जो सिविलियन लीडरशिप है, आप जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, पार्लियामान में होता ज्यादा बेहतर होता। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि काम तो सियासी हुकूमतों का उन्हें करना चाहिए, सियासी जमातों को ये लीड लेनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने गंभीर मसाइल हैं और जितना कम्प्लेक्स हुआ पड़ा है सारा कुछ,
इसमें फौरी तौर पे डायलॉग का अमल तो खुलना चाहिए। तो लेकिन उसमें कई सारी रुकावटें आ गई हैं। अब खान साहब का रवैया, उनकी जमात का रवैया और उनके खिलाफ इस वक्त जो उनके अपने काम थे उसकी वजह से उनके खिलाफ जो एक कानूनी कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से भी एक रुकावट का एक सामान है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं। SIFC हो या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मुकालमे की जरूरत है, शदीद जरूरत है, क्योंकि हम सबको मामलात का कुछ इदराक तो है, लेकिन सोल्यूशन सब इकट्ठे बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करके उसके साथ कमिट करें तो ज्यादा एतमाद साधी हो सकेगी। और ये भी जरूरी है कि हमारी सियासी जमातें और हमारे इदारे, वो अदलिया हो, वो इंतजामिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो इसमें फरीक बन के बैठे। ठीक है कि भाई जो फैसला सियासी क़यादत कर रही है, सियासी जमातें भी उसकी पाबंद होंगी, आइन के तहत चलेंगी, और अगर कोई तब्दीलियां करनी जरूरी हैं तो वो भी कर ली जाए इत्तेफाक राय से, और फिर अहदाफ तय करके उनको फॉलो किया जाए। जो भी उसको फॉलो ना करे, बाकी सारे जमातें उसके साथ उसके सामने खड़ी हो जाए कि नहीं, अगर आप असूल से हट रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो कारी साहब, आप जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ये अगर पार्लियामान में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कौमी असम्बली अब है ही नहीं, सिर्फ इस वक्त फौज ही ये सब कुछ करवा सकती है। उसकी छतरी के नीचे अदली और तमाम सियासी जमातें, CF-IC भी वो लीड कर रहे हैं, उन्हीं को करना पड़ेगा। वहाँ पे इस वक्त वो हाउस इंटैक्ट भी है। और दूसरा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो वो बेनजीर भुट्टो शहीद ने ख्वाब देखा था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास लेके गई थी, और फिर उसको उन्होंने फाइनल शेप दे के उसको एग्रीमेंट की शक्ल दी, जिस पर बाकी जमातों ने भी इत्तेफाक किया। तो ये लीड कोई भी ले सकता है, उसके लिए फोरम तश्कील दिए जा सकते हैं। बेहतर फोरम यकीनन पार्लियामेंट है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट का ऐवान बाला मौजूद है, अगर उसके जरिए भी बात करनी हो तो फोरम अवेलेबल है या फोरम बनाए जा सकते हैं। लीड कौन लेगा, इसमें इस वक्त जरूरी है कि PTI जो है वो या इमरान खान, वो एक एतमाद साजी के लिए वो लीड ले और एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में वो आगे बढ़े। कमर जमान कायरा साहब बड़ी अहम बात कर गए कि मिसाके मईशत के लिए तहरीक इंसाफ को लीड लेनी चाहिए, यानी इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके साथ इस मामले पर बैठने के लिए भी शायद तैयार है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilChazeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।